हेलो बच्चों, कैसे हैं सब लोग। आई होप सब लोग बहुत अच्छा है और बहुत अच्छा ही कर रहे होंगे। और सबकी जो नीट की प्रिपरेशन है बहुत ज़ोरदार से चल रही होगी। आई नो सबको लास्ट मोमेंट पे आके थोड़ी घबराहट होने लग जाती है, बट अपने को घबराना नहीं है। अपने को जितनी 2 साल की मेहनत है उस पर विश्वास करना है और अच्छे से पेपर करके आना है। आज की वीडियो में मैं आपके सामने डिस्कस करने वाला हूँ चैप्टर मैग्नेटिक इफेक्ट्स ऑफ करंट। तो करंट की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है उसकी आज हम बात करने वाले हैं। इस चैप्टर के बहुत सारे क्वेश्चन नीट में पूछे जाते हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो को। स्टार्ट करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, दो कॉलम्स दिए हुए हैं ना, और एक साइड पे अपने को करंट कैरिंग लूप दी हुई है जो कि स्केयर शेप में है, और अपने को पी पॉइंट पे जो कि सेंटर ऑफ द स्केयर पे है वहां पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, और दूसरी साइड पे उनके मैग्नेटिक फील्ड बताए हुए हैं, अपने को मैच करना है। क्वेश्चन को स्टार्ट करने से पहले समझते हैं किसी भी स्ट्रेट वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाता है। जैसे मान लो अपने पास ऐसे स्ट्रेट वायर है ए बी, जिसमें करंट जा रहा है ऊपर की तरफ कुछ आई, है ना। उस वायर से किसी डी डिस्टेंस पे जो कि हमने पॉइंट लिया हुआ पी, वहां पे मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाता है। और ये जो डी डिस्टेंस है वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस, तो मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई 4 पाई डी, डी वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। और इस पी पॉइंट को मैंने वायर के एंड पॉइंट से जोड़ा हुआ है, और जो ये वायर के एंड पॉइंट्स उस लाइन के साथ एंगल बना रहे हैं, एक साइड θ1 दूसरी साइड θ2, उनका अपने को कॉस लेना फिर उनका सम, है ना। ये उस वायर की वजह से क्या है, उस पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड। ये हम बायोट सावर्ट लॉ को यूज करके डराइव करते होते हैं। अभी के लिए हम इसी को सीधा यूज करने वाले हैं। इससे तो अपने को क्या मिल जाएगा, मैग्नीट्यूड मिल जाएगा मैग्नेटिक फील्ड का। बट दूसरा अपने को डायरेक्शन भी अगर देखनी है, तो डायरेक्शन कैसे दी जाती है बेटा, राइट हैंड थंब रूल से। तो ऐसे मान लो ऐसे इस वायर में करंट इस तरफ जा रहा है, अपने को जिस तरफ करंट जा रहा है उस तरफ अपना राइट हैंड का थंब रखना है। तो जैसे मैंने ऐसे राइट हैंड का थंब रखा, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, और फिंगर के कर्ल का डायरेक्शन ही अपने को क्या बताएगा, मैग्नेटिक फील्ड। जैसे मैंने वायर के करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर कर्ल, ऐसे इस डायग्राम में अगर दिख रहा है अपने को ऐसे फिंगर कर्ल हो रही है, तो मतलब ऐसे सर्कुलर लूप में उस वायर के अराउंड क्या रहेंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस रहेंगी। इस तरफ से अंदर अंदर की तरफ जा रही है और ऊपर से बाहर की तरफ आ रही है। और अपने को पता है अंदर के लिए सिंबल रहता है सर्कल में क्रॉस, और बाहर के लिए सिंबल रहता है सर्कल में डॉट। चलो इसी को यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। इससे मैग्नीट्यूड मिल जाएगा, इससे अपने को डायरेक्शन मिलेगी मैग्नेटिक फील्ड की। और हमेशा ध्यान रखना है कि अपने को राइट हैंड ही यूज करना है, जो लोग लेफ्टी हैं उनको भी राइट हैंड ही यूज करना है। चलो आते हैं वन बाय वन। 4 कॉलम में ऑप्शन दे रखे हैं, अपने को चारों को मैच करना है। तो पहले फर्स्ट ऑप्शन देखते हैं। तो अगर देखिए इसमें अपने को क्या दिया हुआ है, ऐसे करंट आई जा रहा है, तो इस साइड भी ऐसे करंट वही आई जाएगा, फिर यहां से आई जाएगा, और यहां से करंट आई जाएगा। और साइड लेंथ अपने को स्केयर की ए दे रखी है, और अपने को यहाँ पे सेंटर पे पी पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। तो पहले मैं क्या करूंगा, इस पोर्शन को नाम दे देता है 1, इसको 2, इसको 3, इसको 4। फर्स्ट वाले पोर्शन की वजह से देखते हैं। तो इस पी पॉइंट को मैं उस वायर के एंड पॉइंट से जोड़ देता हूँ। एंड पॉइंट से जोड़ दिया, तो अगर देखें ये जो एंगल बनने वाले यहाँ पे, इस साइड 45 और इस साइड भी 45 डिग्री। और दूसरा अपने को क्या लेना होता है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो उस पी पॉइंट से वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस ये बनने वाला है ना, स्केयर की साइड का हाफ, जो कि कितना रहेगा a/2। अगर देखिए चारों जो पोर्शन है सिमेट्रिकल ही है, इसमें भी करंट आई है, इसमें भी आई है, इसमें भी आई है, इसका भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस a/2 रहेगा, इसका भी a/2, इसका भी a/2। और ये भी एंगल 45-45 बनाएगा, ये भी 45-45 बनाएगा, ये भी 45-45 बनाएगा। तो मतलब चारों के जो मैग्नीट्यूड रहेंगे वो तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब डायरेक्शन भी देख लेते हैं, क्योंकि मैग्नीट्यूड सेम है, डायरेक्शन जरूरी नहीं है। तो अगर डायरेक्शन भी सेम हो जाएगी तो नेट हम सीधा सीधा सबको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। तो अगर ऊपर वाले की वजह से देखें, करंट उस तरफ जा रहा है तो थंब को उस तरफ रखेंगे, फिंगर कर्ल्स होंगी, फिंगर कर्ल्स अगर देखें तो ऐसे हो रही है, ऐसे थंब है मेरा, फिंगर ऐसे कर्ल हो रही है, तो ऐसे सर्कुलर लूप बनने वाली है। तो ऐसे पी पॉइंट पे किस तरफ जाने वाली है, अंदर की तरफ। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन क्या है, अंदर की तरफ। अब इस सेकंड वाली की वजह से देखते हैं, करंट अगर देखें नीचे की तरफ जा रहा, तो थंब को नीचे रखा, फिंगर ऐसे कर्ल कर रहा हूं तो ऐसे अंदर की तरफ जा रही। तो इस वाली के लिए भी सर्कल में क्या आ जाएगा, क्रॉस। थर्ड वाली वायर पे आते हैं, करंट इस तरफ जा रहा है, थंब उस तरफ रखा, फिंगर कर्ल कर रहा हूं, तो इसके लिए भी पी पॉइंट पे कैसे जा रही है,
अंदर की तरफ। तो इसके लिए भी डायरेक्शन क्या आ जाएगी, सर्कल में क्रॉस। फोर्थ वाले के लिए अगर देखें, करंट ऊपर जा रहा है, थंब ऊपर रखा, फिंगर ऐसे कर लूंगी तो पी पॉइंट पे अंदर की तरफ जा रही। तो अगर देखें चारों की वजह से मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, तो नेट फील्ड जो बनने वाला वो क्या आ जाएगा, 4 टाइम किसी भी एक का निकाल लो, उसका 4 गुना। वैल्यू पुट करते हैं, क्या रहती है अपनी, म्यू नॉट आई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना कितना है, a/2। दोनों एंगल 45 है तो 2 टाइम cos 45 आ जाएगा। इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं, ये 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय पाई ए, और इधर 2 इंटू कॉस 45 की वैल्यू 1/√2। √2 से इस 2 को काटेंगे तो क्या आ जाएगा, √2। तो क्या बन जाएगा, 2√2 म्यू नॉट आई डिवाइड बाय पाई है ना। तो ए ऑप्शन के लिए ये मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगा। सबका मैग्नीट्यूड देखना है, डायरेक्शन देखना है, फिर डायरेक्शन को ध्यान में ही रख के अपने को ऐड करना। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं। नेक्स्ट वाले स्ट्रक्चर में अपने को करंट यहां से एंटर दिखा हुआ और यहां से एग्जिट करा हुआ, और यहां पे इस जंक्शन पे करंट अपने को पता है डिवाइड होगा, कुछ करंट ऊपर जाएगा, कुछ करंट नीचे जाएगा। वो डिवाइड किसके अकॉर्डिंग होगा, उनकी रेजिस्टेंस के अकॉर्डिंग। मुझे पता है वायर की जो रेजिस्टेंस है ऐसे लिखी जाती है, ρl/a। सेम ही वायर है तो रजिस्टिविटी सेम ही है, क्रॉस सेक्शन एरिया भी दोनों के हैं सेम ही है, तो जिसकी लेंथ ज्यादा होगी उसकी रेजिस्टेंस भी क्या होगी, ज्यादा होगी। बट मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि ऊपर वाले पोर्शन की लेंथ a+a 2a, और नीचे वाले पोर्शन की भी लेंथ कितनी, a+a 2a। लेंथ सेम है तो रेजिस्टेंस भी क्या रहेगी, सेम रहेगी। रेजिस्टेंस सेम है तो करंट भी सेम सेम जाएगा, तो मतलब आधा आधा करंट ऐसे डिवाइड हो जाएगा, ऊपर भी I/2 नीचे भी I/2, सेम ऐसे इधर I/2 और इसमें भी I/2। करंट सेम जा रहा है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम बनाएंगे उस सेंटर पे, एंगल भी सेम बनाएंगे, तो मैग्नीट्यूड तो क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। अब आते हैं डायरेक्शन देखते हैं, नंबरिंग कर देते हैं इसको 1 2 3 4। चारों के मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे, करंट सेम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है और एंगल सेम है। डायरेक्शन पे आते हैं, इसमें करंट किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो थंब ऊपर रखा, फिंगर इस पॉइंट पे ऐसे अंदर की तरफ जा रही है, तो इसकी वजह से तो क्या आएगा, क्रॉस, सर्कल में क्रॉस अंदर की तरफ जा रहा है। ऊपर वाली के लिए अगर देखें, थंब उस तरफ रखेंगे, फिंगर ऐसे कर लूंगी, तो ऐसे लूप बनने वाली है सर्कुलर, तो ऐसे सर्कुलर लूप बनेगी, तो मतलब पी पॉइंट पे अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से भी क्या है, अंदर की तरफ। अब आते हैं ये नीचे वाली वायर के लिए, करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर ऐसे कर लूंगी, नीचे से अंदर जा रही है और ऊपर से बाहर की तरफ आ रही है, तो सर्कल में क्या आ जाएगा, डॉट। सेम इधर वाले पोर्शन के लिए देखे, करंट ऊपर जा रहा है, थंब वैसे रखा, फिंगर ऐसे कर लूंगी, इधर से अंदर जाएंगे और इधर से बाहर, बाहर आ रही है, तो मतलब सर्कल में डॉट। तो 2 वायर के पोर्शन है जिनकी वजह से अंदर की तरफ है, 2 जिनकी वजह से बाहर की तरफ है, मैग्नीट्यूड सेम रहेंगे तो एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे, तो इसकी वजह से जो नेट फील्ड बनेगा पी पॉइंट पे वो क्या आ जाएगा, 0। चारों का मैग्नीट्यूड सेम है, 2 का अंदर है 2 का बाहर, कैंसिल कर देंगे, नेट 0। ये वाले स्ट्रक्चर पे आते हैं, लेंथ मुझे सेम ही दिख रही है तो करंट सेम सेम डिवाइड हो जाएगा, ऊपर ऐसे I/2 चला जाएगा, नीचे भी कितना, I/2 चला जाएगा। डायरेक्शन देखते हैं, ये वायर ऐसे थंब ऐसे रखा, फील्ड इस पॉइंट पे अंदर की तरफ, तो इसकी वजह से अंदर। ऊपर वाली वायर के लिए थंब ऐसे रखा, फिंगर ऐसे कर लूंगी तो फील्ड अंदर की तरफ। सेम इधर वाले पोर्शन के लिए, करंट नीचे जा रहा है तो नीचे की तरफ रखा, थंब ऐसे और फिंगर अंदर की तरफ जाती दिख रही है, तो इस पोर्शन के लिए भी अंदर की तरफ। 1 बाय 1 अब इनका देखेंगे, है ना। करंट नीचे जा रहा है तो फिंगर ऐसे कर्ल होने वाली, इस वाली साइड से अंदर की तरफ और इस वाली साइड से कैसे आएंगी, बाहर की तरफ। चेक करेंगे, तीनों का ही बाहर की तरफ ही बनने वाला। ऊपर वाली वायर का नीचे वाली की वजह से कैंसिल हो जाएगा, जो इधर वाली वायर है उसका इस वाली वजह से कैंसिल हो जाएगा, इस वाली वायर का इधर वाली की वजह से क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि डायरेक्शन ऑपोजिट है और उनके मैग्नीट्यूड क्या रहने वाले हैं, सेम। तो इसमें भी नेट फील्ड क्या हो जाएगा, 0। ए का कुछ आ रहा है, बी का भी 0 आ रहा है और डी का भी क्या आ रहा है, 0 आ रहा है।
अब आते हैं सी वाले ऑप्शन। इसमें अगर देखें करंट ऐसे जा रहा है और इस तरफ बाहर जा रहा है, बट इसमें लेंथ अलग अलग है। ऊपर वायर की लेंथ 3A है और नीचे क्या है, A। तो मुझे पता है जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ के क्या है, डायरेक्टली है। तो ऊपर 3A लेंथ है, इधर A। तो अगर इधर रेजिस्टेंस R है तो इधर लेंथ क्योंकि 3 गुना है तो रेजिस्टेंस कितनी हो जाएगी, 3R हो जाएगी। अब करंट देखते हैं। मुझे पता है दोनों जो है स्ट्रक्चर पैरेलल में है, ऊपर वाला पोर्शन और नीचे वाला जो स्ट्रक्चर है एक दूसरे में पैरेलल कॉम्बिनेशन में। तो वोल्टेज तो सेम रहती है। करंट जो आ जाएगा, ओहम्स लॉ लगाएंगे, V/R। वोल्टेज सेम रहेगी तो रेजिस्टेंस के क्या है, इनवर्सली है। तो करंट अगर मैं ऊपर वाले में कुछ I1 मान लूँ और नीचे वाले में I2 मान लूँ, तो उनका जो रेशियो आएगा इनवर्सली है, इधर 3R आ जाएगा, इधर R कैंसिल। तो I1/I2 अपना क्या बनने वाला, 1/3। दोनों के करंट का रेशियो 1/3 रहेगा। और मुझे पता है दोनों के करंट का जो सम रहने वाला है वो टोटल करंट के इक्वल, जो कि I। यहां से हम I1 की वैल्यू पुट कर लेंगे। I1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, I2/3। फिर इसमें यूज कर लेंगे I2/3 प्लस I2 इक्वल टू I। और यहाँ पे क्या बन जाएगा, 4I2/3 किसके इक्वल, I2 अपना क्या आ जाएगा, 3I2/4। ये I2 वाला करंट आ गया, उसमें रख देंगे तो I1 वाला भी आ जाएगा। I1 वाला अपना क्या बन जाएगा, I2/3 है, इसकी वैल्यू रख देंगे 3I/4 डिवाइड बाय 3, जो कि ये क्या बन जाएगा, I/4। तो ऊपर वाले में I/4 करंट जा रहा है और नीचे वाले में कितना जा रहा है, 3I/4। मैग्नेटिक फील्ड चेक करते हैं। मुझे पता है ऊपर वायर में करंट ऐसे जा रहा है तो फिंगर अंदर की तरफ, तीनों का जो मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ बनने वाला है। नीचे वाली वायर के लिए वायर में करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर ऐसे कर्ल करेंगे तो इस P पॉइंट से बाहर की तरफ आने वाला है। तो इसमें क्या आ जाएगा, सर्कल में डॉट। तो डायरेक्शन तो ऑपोजिट है, बट मैग्नीट्यूड की अगर बात करें, उसमें अगर देखें 3 वायर है, तीनों का सेम ही डायरेक्शन है, ऐड हो जाएगा। तो एक तरह से एक वायर में I/4 करंट है, एंगल सारे सेम ही बनाएंगे तो टोटल मिलके वो 3I/4 का ही मैग्नेटिक फील्ड बना रहे हैं। इसमें I/4, इसमें I/4, इसमें भी I/4। तो तीनों का सम अगर देख लें तो 3I/4 वाला ही है। और इसमें भी नीचे क्या है, 3I/4 वाला ही है। डायरेक्शन ऑपोजिट है, एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। तो इस केस में भी नेट फील्ड क्या बनेगा, सेंटर पे 0। तो ए ऑप्शन का कुछ आ रहा है, बाकी B, C, D का तो क्या आ रहा है, आंसर 0 बन रहा है, कैंसिल कर दे रहे हैं, है ना। कैंसिल सीधा नहीं करना, अपने को मैग्नीट्यूड भी देखना है और डायरेक्शन भी देखना है, फिर उसके अकॉर्डिंग चेक करना है। तो चेक करते हैं मैच द कॉलम में। BCD का 0 है, ए का अपना क्या है, 2√2 μ0 I/π। तो अगर देखें ये बी का भी क्या है 0, मतलब 1 से मैच, सी का भी 0 और डी का भी क्या है 0। ए का अपना आया था 2√2 μ0 I/π है, मतलब ये वाला थर्ड। तो ए थर्ड के साथ, बाकी सारे 1 के साथ। तो ऑप्शन 3 बन जाएगा, ए वाला थर्ड के साथ, BCD 1 के साथ। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या निकालना है, इस ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालने को बोल रहा है और करंट कैरिंग वायर ऐसे दे रखी है। इस BOC वायर की वजह से अपने को ए पॉइंट पे मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। सेम वायर वाला ही हम मैग्नेटिक फील्ड वाला फार्मूला यूज करेंगे। तो समझते हैं कैसे निकालना है। अगर देखें जो ट्रायंगल अपने को इक्विलेटरल ट्रायंगल दे रखी है, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, ये भी साइड ए, तो ये एंगल क्या रहने वाला है, 60-60। ये एंगल 60, ये भी पूरा 60 और ये भी 60। और ओ पॉइंट जो अपने को क्या बोल रखा है, सेंट्रोइड है ट्रायंगल का। ये सेंट्रोइड है, अपने को पता है ऐसे इक्वल एंगल में डिवाइड करेगा, इधर भी 30 आएगा, इधर भी 30 डिग्री एंगल बनने वाला है। चलो मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं इसकी वजह से ए पॉइंट पे। इसको हम दो पोर्शन में डिवाइड कर लेते हैं वायर के पोर्शन को, एक बी से ओ वाला, फिर ओ से सी वाला। 1 बाय 1 दोनों का देखते हैं। तो पहले तो अपने को उस पॉइंट को वायर के एंड पॉइंट से जोड़ना होता है। तो ए से बी को जोड़ दिया मैंने, ये एंगल मुझे पता कितना, 30 डिग्री। फिर दूसरा पॉइंट वायर का कौन सा वाला है, ओ वाला पॉइंट, यहां से जोड़ा, ये एंगल मुझे पता है कितना, 120 डिग्री। फिर अपने को क्या लेना होता है, वायर से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो अगर देखें इस वायर को अपने को ऐसे आगे लेके जाना पड़ेगा, ये अपना क्या बनने वाला है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस।
जो कि अपना कितना रहेगा, ट्रायंगल की साइड का हाफ, a/2। सेम अगर इस स्ट्रक्चर के लिए मैं देखूं, ऐसे इधर वाले एंड से जोड़ा, ये एंगल कितना बनेगा 120 डिग्री, और इधर वाली साइड से 30 डिग्री। परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेने के लिए वायर को पीछे एक्सटेंड कर लिया, ये मेरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनेगा, जो कि कितना रहेगा a/2। तो दोनों केस में अगर देखें परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम है, एंगल सेम है। डायरेक्शन देख लेते हैं, अगर डायरेक्शन भी सेम है तो सीधा सीधा ऐड हो जाएंगे, अगर ओपोजिट हो तो एक दूसरे को कैंसिल कर देंगे, नेट क्या बन जाएगा, 0। तो अगर देखें इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब को रखा, करंट की डायरेक्शन में फिंगर कर्ल करते हैं, तो ऐसे फिंगर कर्ल हो रही है, इधर से अंदर जा रही है और उस साइड से बाहर की तरफ। तो अपना ए पॉइंट जो ऊपर की तरफ है, तो उस पॉइंट से कैसे आने वाली है, बाहर की तरफ। तो इस वायर के लिए तो क्या बनेगा, बाहर की तरफ बनेगा, तो सर्कल में डॉट। अब इधर वाली वायर के लिए आते हैं, करंट ऐसे जा रहा है, तो हम इस तरफ ऐसे थंब रखेंगे, फिंगर कर्ल करेंगे, तो ऐसे बनने वाली है। करंट ऐसे जा रहा है, उसकी तरफ थंब रखा, फिंगर कर्ल करेंगे तो ऐसे बनने वाली है। इधर वाली साइड से ऐसे अंदर की तरफ जाएंगी, और उस वाली साइड से क्या आ रही है, बाहर की तरफ। ऐसे जाएंगी, इधर से फिंगर अंदर की तरफ, उस साइड से बाहर की तरफ। तो ए वाला पॉइंट अपना वायर के राइट साइड पे, तो यहां भी बाहर की तरफ आने वाली है, तो सर्कल में डॉट। तो दोनों का मैग्नेटिक फील्ड अगर देखें बाहर की तरफ ही है, तो नेट भी अपना क्या बनने वाला है, बाहर की तरफ ही बनने वाला। पहले ऑप्शन में चेक कर लेते हैं, जिसमें अंदर फील्ड दिया होगा वो तो ऑप्शन नहीं आने वाले। तो जैसे अपने पास दो इनवर्ड वाले ऑप्शन है, तो ये तो नहीं आने वाले, ये भी नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, फील्ड तो अपना नेट बाहर की तरफ बनेगा। तो इन दोनों में कोई एक है, चेक करते हैं कौन सा बनेगा। एक का निकाल लेते हैं, नेट अपना क्या रहेगा, उसी का ट्वाइस है। नेट मैग्नेटिक फील्ड 2 टाइम किसी एक स्ट्रक्चर का निकाल लो, उसका ट्वाइस। तो 2 μ0I 4π, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना कितना a/2, इधर कॉस ऑफ 30 डिग्री प्लस कॉस ऑफ 120 डिग्री। ये 2 ऊपर चला जाएगा, 4 बनेगा, 4 μ0I/4π a, कॉस 30 अपना √3/2, कॉस 120। कॉस 120 हम कैसे लिख सकते हैं, कॉस 180 - 60 बना लेंगे। तो मुझे पता है 180 - 60 कर रहा हूं, तो मैं कौन से क्वाड्रेंट में जा रहा हूं, सेकंड क्वाड्रेंट में। वहां पे कॉस नेगेटिव का तो माइनस साइन, कॉस किसके इक्वल 60, और कॉस 60 मुझे पता है 1/2, तो कॉस 120 अपना क्या रहेगा, -1/2। तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे, -1/2। ये 4 से 4 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल, 2 बाहर आ जाएगा, तो क्या बनेगा, μ0I/2π a इंटू √3 - 1, और डायरेक्शन क्या अपनी बाहर की तरफ, आउटवर्ड। चेक करते हैं ऑप्शन में, तो अगर देखें ये वाला बन रहा है आउटवर्ड, और मैग्नीट्यूड √3 - 1 μ0I/2π a। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। थोड़ा परपेंडिकुलर डिस्टेंस का ध्यान रखना, अपने को वायर से हमेशा जो d डिस्टेंस लेना परपेंडिकुलर में लेना है। तो यहाँ पे बस उसी का कंफ्यूजन था कि वो डिस्टेंस कैसे लेने। तो वायर को अपने को हमेशा ऐसे एक्सटेंड कर लेना है। अगर अपने को परपेंडिकुलर डिस्टेंस नहीं दिख रहा है, तो अपने को वायर को एक्सटेंड करके उस पॉइंट से वायर तक परपेंडिकुलर डिस्टेंस बनाना है। बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को 3 इनफाइनाइट लेंथ की वायर दे रखी है, सब में सेम करंट जा रहा है, और मैग्नेटिक फील्ड बी बना रही है ओरिजिन पे। तीनों वायर जो है इक्वल डिस्टेंस है फ्रॉम द ओरिजिन, अपने को नेट फील्ड बना। तो 3 वायर हैं, तीनों का मैग्नेटिक फील्ड वहां पे बी ही है, बट डायरेक्शन का उसने नहीं बताया कि डायरेक्शन सेम है कि नहीं, है ना। वो अपने को चेक करके नेट अपने को निकालना। तो ये 1 वाली वायर, इसको नाम दे दो 2 वाला, इसको 3। तो तीनों का मैग्नीट्यूड जो मैग्नेटिक फील्ड का वहां पे वो तो कितना है, बी ही है। अपने को बस डायरेक्शन देखनी है, फिर डायरेक्शन को ध्यान में रख के उनको ऐड कर। तो पहले 1 वाले के लिए देखते हैं। अगर देखें सर्कल में डॉट बना हुआ, मतलब करंट ऐसे बाहर की तरफ, तो थंब ऐसे रखेंगे, फिंगर ऐसे कर लूंगी उसके अराउंड, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनेगी उसके अराउंड। तो मतलब इस ओ पॉइंट पे कैसे रहने वाली है, ऐसे ऊपर की तरफ। तो 1 वाले की वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऊपर की तरफ। अब आते हैं ये 3 वाले की वजह से, करंट अंदर की तरफ, थंब मैंने अंदर की तरफ रखा, फिंगर ऐसे कर दूंगी, तो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसे बनेगी। तो इस पॉइंट पे मुझे दिख रहा है कैसे बनने वाली है,
ऊपर की तरफ। तो B3 वाला फील्ड भी कैसे है, ऊपर की तरफ। अब आते हैं B2 वाले पे। B2 वाले में करंट बाहर की तरफ, तो थंब ऐसे बाहर की तरफ रखा, फिंगर ऐसे कर्ल्स होंगी, तो सर्कुलर ऐसे फील्ड लाइंस बनने वाली, ऐसे बनेंगे। तो इस O पॉइंट पे मुझे दिख रहा है राइट साइड पे जाएंगे, तो B2 का फील्ड ये रहने वाला। और तीनों का मैग्नीट्यूड सेम दे रखा है, तो ये भी B, ये भी B, तो ऊपर की तरफ हो जाएगा कितना, 2B, और इस तरफ कितना है B, कितने एंगल पे हैं वो, 90। रिजल्टेंट का हम फार्मूला लगाते हैं, B नेट, जो कि क्या हो जाएगा, 2B का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर 2 इंटू 2B इंटू B, और उनके बीच का एंगल क्या है, cos 90। ये तो जीरो ही होता है अपने को पता है, तो पूरी टर्म ये क्या हो जाएगी, जीरो। और इधर 2B का स्क्वायर 4B स्क्वायर, और ये B स्क्वायर, तो क्या बन जाएगा, √5B स्क्वायर, जो लिख सकते हैं हम √5B। ये नेट मैग्नेटिक फील्ड वहां पे रहने वाला, उस पॉइंट पे, ओरिजिन। चेक करते हैं, ऑप्शन 4 बन जाएगा। आई होप सबको क्लियर होगा। मैग्नीट्यूड उसने दे रखा था, डायरेक्शन को ध्यान में रखे बस अपने को ऐड करना था। दो सेम डायरेक्शन में थे, एक उसके परपेंडिकुलर में बन रहा। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, 3 इनफाइनाइट लॉन्ग वायर हैं, सब में सेम ही करंट जा रहा है और बेंट कर रखी है से सर्कुलर फॉर्म में, है ना। रेडियस सबका सेम ही दे रखा है अपने को। मैग्नेटिक फील्ड ये P पॉइंट सेंटर पे निकालना है, और उनका तीनों केसेस के लिए अपने को रेशो लेना है। तो हमने स्ट्रेट वायर का तो सीख लिया कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे लेते हैं, है ना। अभी हम ये सर्कुलर वायर का समझते हैं, सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड कैसे लिखा जाता है। तो पहले सर्कुलर वायर का मैग्नेटिक फील्ड समझते हैं। जैसे मान लो ये मेरी सर्कुलर आर्क है, उसके सेंटर पे अपने को मैग्नेटिक फील्ड देखना है, ये उसका सेंटर है, और ये आर्क जो है मान लो थीटा एंगल बना रही, और इसमें कुछ ऐसे आई करंट जा रहा है। तो इस आर्क की वजह से वहां पे क्या मैग्नेटिक फील्ड रहेगा, सर्कुलर आर्क की वजह से। मान लो जो सर्कुलर आर्क का रेडियस है R, तो वो लिखा जाता है μ0I/4πr, और ये थीटा, और ये थीटा अपने को बट रेडियन में लेना। ये सर्कुलर आर्क की वजह से मैग्नेटिक फील्ड लिखा जाता है। अगर पूरा सर्कल होगा तो सेंटर पे अपने को पता है एंगल 360 बन जाएगा, रेडियन में 2π, तो यहाँ 2π आ जाएगा। सेमी सर्कल है तो 180 बनेगा, तो रेडियन में पाई, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पाई आ जाएगा, थीटा की वैल्यू, है ना। अगर क्वार्टर होगा तो क्वार्टर अपने को पता है 90 एंगल बनाएगा, रेडियन में कितना, π/2, है ना। तो कोई भी सर्कुलर आर्क अपने को दी होगी, ये मैग्नेटिक फील्ड उसके सेंटर पे हम ऐसे लिखते हैं। अब 1 बाय 1 सबका मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। पहले ए वाले केस पे आते हैं, है ना। तो इसमें 3 पोर्शन है, एक तो ये 1, ये वायर वाला सीधा स्ट्रेट वायर, फिर ये सर्कुलर वाली, फिर से ये थर्ड स्ट्रेट वायर। अगर देखें जो ये 1 वाली वायर है वो सेमी इनफाइनाइट है, एक एंड तो अपना P पॉइंट के साथ ऐसे अलाइन है, दूसरा वाला एंड जो है इन्फिनिटी पे। तो जब मैं इस साइड पे एंगल देखूंगा वो तो कितना बन जाएगा, 90। दूसरी साइड वाला जो एंगल P पॉइंट पे बनने वाला, क्योंकि वो पॉइंट इनफाइनाइट पे, वो ऑलमोस्ट ही एंगल क्या है, 0 डिग्री। पहले B1 लिखते हैं, जो कि अपना सेमी इनफाइनाइट वायर का बन रहा है। जो कि क्या आ जाएगा, μ0I, परपेंडिकुलर डिस्टेंस मेरा यही रहेगा, जो कि R 4πr cos 0 1 बन जाएगा, cos 90 0, तो ये आ जाएगा μ0I/4πr। नीचे वाली के लिए भी क्या आ जाएगा, सेम ही आ जाएगा, सेमी इनफाइनाइट है, एक एंगल उसके लिए भी 90 बनेगा, दूसरा 0 बनेगा, और डिस्टेंस परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना है, R ही है। अब अपने को देखना है ये सेमी सर्कल वाले का, मेरा B3 और B1 तो क्या है, मैग्नीट्यूड वाइज ये सेम ही है। पहले हम मैग्नीट्यूड लिखते हैं, फिर डायरेक्शन देखेंगे। अब ये सेमी सर्कुलर का देखते हैं, B2 क्या बनने वाला है, सेमी सर्कुलर है, तो थीटा कितना रख देंगे, पाई, तो μ0I/4πr, और थीटा की वैल्यू पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बन जाएगा, μ0I/4r। अब 1 बाय 1 सबकी डायरेक्शन भी देख लेते हैं। इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब उस तरफ रखा, फिंगर ऐसे कर्ल्स होने वाली हैं,
तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनने वाले हैं, तो पी पॉइंट पे क्या आ जाएंगे, ऐसे अंदर की तरफ। तो इसका तो क्या है, अंदर की तरफ, सर्कल में क्रॉस। अब आते हैं 3 वाले के लिए। करंट की डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर ऐसे कर्ल्स होंगी, तो इस साइड से नीचे जा रही है और इस साइड से बाहर, तो इसके लिए तो क्या है, सर्कल में डॉट। अब आते हैं सेमी सर्कुलर के लिए। सेमी सर्कुलर के लिए डायरेक्शन समझते हैं पहले। तो जैसे सर्कुलर लूप है, उस सर्कुलर लूप में जैसे करंट जा रहा है उस डायरेक्शन में फिंगर्स को कर्ल करना है, और इसमें थंब अपना मैग्नेटिक फील्ड देगा सेंटर पे। तो करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर को उस सर्कुलर आर्क की फॉर्म में जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है, थंब को, फिंगर्स को कर्ल करेंगे, थंब अपना बताएगा जो कि किधर जा रहा है, बाहर की तरफ। तो इस केस में मैग्नेटिक फील्ड क्या बनने वाला है, ऐसे बाहर की तरफ आ रहा है, तो मतलब सर्कल में डॉट। अगर देखें 1 और 3 का मैग्नेटिक फील्ड मैग्नीट्यूड वाइज सेम था, डायरेक्शन ऑपोजिट है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसल। सिर्फ नेट किसका बचेगा, B2। तो पहले केस के लिए बी नेट जो है मेरा B2 के ही इक्वल बचेगा, जो कि कितना आ रहा है मेरा, μ0 I/4R। अब आते हैं सेकंड केस पे, बी वाले केस पे आते हैं। इसमें भी अगर देखें, 2 स्ट्रेट वायर वाले पोर्शन है, एक सर्कुलर वाला है। जो स्ट्रेट वाले पोर्शन है, अगर पी पॉइंट से मैच करेंगे, उसी की एक्सिस पे आ रहा है, मतलब उसी की वायर के अलोंग आ रहा है। तो जब वायर के अलोंग रहेगा तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता होता है, जीरो रहता होता है। तो इन पोर्शन का तो मैग्नेटिक फील्ड क्या आएगा, जीरो आएगा। इसका भी पी पॉइंट पे जीरो, इसका भी जीरो, है ना। अगर वायर जिस जिस लाइन के अलोंग वायर है उसी लाइन के अलोंग पॉइंट आ जाए तो उसके तो मैग्नेटिक फील्ड क्या रहता है, जीरो रहता है। तो इस केस में तो सिर्फ ये सेमी सर्कुलर का ही आने वाला है। तो सेकंड केस में अपना सिर्फ सेमी सर्कल का आएगा, जो कि अपने को पता है कितना बनेगा, μ0 I/4R, है ना। रेडियस R ही है, करंट I ही जा रहा है, तो ये सेम बन जाएगा, μ0 I/4R। डायरेक्शन देखते हैं, सर्कुलर का आर्क इस फॉर्म में, तो फिंगर को उसी फॉर्म में कर्ल कर लेंगे। थंब किस तरफ जा रहा है, अंदर की तरफ। तो डायरेक्शन कैसे, सर्कल में क्रॉस, है ना। सर्कुलर आर्क के लिए क्या करना है, सर्कुलर आर्क को देखना है, फिर करंट को देखना है, और जिस डायरेक्शन में करंट जा रहा है उसी डायरेक्शन में फिंगर को घुमाना है। इसमें थंब अपने को डायरेक्शन देगा, थंब अंदर की तरफ जा रहा है तो मतलब सर्कल में क्रॉस। और इस केस में अपने को पता है कैसा था मैग्नेटिक फील्ड, बाहर की तरफ। अब आते हैं थर्ड वाले केस के लिए। ये वाले पोर्शन के लिए तो पॉइंट एक्सिस पे ही है, तो नेट फील्ड जीरो। इधर वाली के लिए सेमी इनफाइनाइट बनेगा, तो इसका तो मैग्नेटिक फील्ड अपना क्या आ जाएगा, μ0 I/ सेमी इनफाइनाइट का हमने निकाला था, जो कि क्या था, 4πR। सेम इसमें भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस आ रही है, तो वही बने। अब आते हैं ये सर्कुलर आर्क की वजह से, वो अगर देखें ये एंगल बन रहा है 270 बन रहा है, जो कि कितना, 3π/2। तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड क्या रहने वाला, μ0 I/4πR, एंगल सेंटर पे 3π/2। ये पाई से पाई का हो जाएगा कैंसल, तो क्या आएगा, 3μ0 I/8R। डायरेक्शन देखते हैं, इसमें करंट ऐसे जा रहा है, तो फिंगर्स को ऐसे घुमाया, थंब किस तरफ, अंदर की तरफ, तो इसका मैग्नेटिक फील्ड सर्कल में क्रॉस। इस वाले पोर्शन के लिए देखें, करंट ऐसे जा रहा है, तो थंब को उधर रखा, फिंगर ऐसे कर्ल्स होंगी, तो ऐसे मैग्नेटिक फील्ड लाइन बनेगी, यहां से अंदर की तरफ और यहां से बाहर की तरफ। हम क्या करते हैं, इसमें साइन ले लेते हैं, है ना। किसी एक डायरेक्शन को पॉजिटिव मान लेते हैं, किसी एक को नेगेटिव, क्योंकि जा तो मैग्नेटिक फील्ड अंदर है, जा तो बाहर है। तो एक को पॉजिटिव ले लेते हैं, दूसरे को नेगेटिव, फिर तीनों का हम क्या ले लेते हैं, रेशियो ले लेते हैं। तो हम क्या कर लेते हैं, जो बाहर वाली डायरेक्शन है उसको पॉजिटिव से ले लेते हैं, और जो अंदर वाली डायरेक्शन है उसको नेगेटिव से ले लेते हैं। 1 बाय 1 तीनों स्ट्रक्चर का मैग्नेटिक फील्ड लिखते हैं। पहले फर्स्ट वाले केस में ये बन रहा है μ0 I/4R, बाहर की तरफ है तो प्लस साइन के साथ। अपने को रेशो लेना है B1 रेशो B2 रेशो B3। पहला वाला अपना है μ0 I/4R, बाहर की तरफ है तो साइन प्लस रखेंगे। सेकंड केस पे आते हैं। सेकंड केस में अपना मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है μ0 I/4R, बट अंदर की तरफ है, तो साइन साथ में माइनस का।
माइनस साइन आ जाएगा, वैल्यू म्यू नॉट आई बाय 4। थर्ड वाले केस पे आते, थर्ड वाले केस पे इन दोनों का सम बनेगा, एक बाहर की तरफ एक अंदर की तरफ, तो ये प्लस साइन वाला वो माइनस साइन वाला, तो म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस साइन म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर प्लस साइन, फिर इसमें माइनस अपने को करना है 3/8 म्यू नॉट आई बाय आर। ये बन रहा है। अब लेते हैं रेशो, है ना। अगर देखें म्यू नोट आई, ये तो रेशो में कैंसर, ये आर आर भी क्या हो जाएगा, कैंसर। अगर देखें ये 4 भी क्या हो जाएगा, इस 4 से कैंसिल, इधर ये 4 से कैंसिल, इधर कट के क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। सिंप्लीफाई करके लिखते हैं, इधर क्या बचा 1 रेशो, इसमें क्या बन गया -1 रेशो, इसमें अपना क्या बच रहा है 1/π -3/2। चेक करते हैं ऑप्शन, 1 -1 1/π -3/2 आ रहा है, बट उसने आगे कोई 1 नहीं दिया हो, उसने π/2 बना रखा है, तो पूरी चीज को हम π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं पहले, और पहली टर्म -π/2 है, तो -π/2 से मल्टीप्लाई करते हैं, पूरी चीज को -π/2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, इधर -π/2, ये प्लस का बन जाएगा, इधर भी -π/2 से मल्टीप्लाई, पूरी चीज को हमने -π/2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आंसर जो है π/2 पहला बन रहा है। तो अगर देखें यहाँ पे पाई से पाई क्या हो जाएगा, कैंसिल, क्या बन रहा है -π/2 रेशो π/2 रेशो, इधर ये प्लस का बन जाएगा कितना 3π/4, तो 3π/4 -1/2, तो ये रेशो बन जाएगा। चेक करते हैं, -π/2 π/2 3π/4 -1/2, अगर देखें ये वाला बन जाएगा -π/2 π/2 3π/4 -1/2। तो कई बार रेशो जो है थोड़ा मॉडिफाई करके दिया होता है, यहाँ भी वैसा ही था, रेशो थोड़ा मॉडिफाई करके दिया होता है रिजल्ट से, तो हमने भी मॉडिफाई कर लिया ऑप्शन के अकॉर्डिंग, तो ऑप्शन 1 जो है यहाँ पे करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है, एक वायर है जिसमें करंट आई जा रहा है, शेप उसका अपने को यहाँ पे शो करा हुआ है ना। जो लीनियर पार्ट्स हैं वायर के, मतलब जो स्ट्रेट वाले पार्ट्स हैं, वो बोल रहा है वो क्या है, बहुत लॉन्ग है, स्ट्रेट वाले पार्ट्स बहुत लॉन्ग है, मतलब उनको इन्फानाइट की तरह अपने को ट्रीट करना है ना, जो कि पैरेलल टू एक्स एक्सिस के लॉन्ग दे रखे हैं, ये लीनियर वाले पार्ट एक्स एक्सिस के पैरेलल में। जो सेमी सर्कुलर वाला पोर्शन है जिसका रेडियस आर है, वो किस प्लेन में लाई कर रहा है, वाई जेड प्लेन में, और अपने को मैग्नेटिक फील्ड ओ पॉइंट पे निकालना है, और ये क्वेश्चन नीट 2015 में आ चुका है ना। तो हमने स्ट्रेट वायर का भी सीख रखा मैग्नेटिक फील्ड कैसे निकालना है, और सर्कुलर का भी, दोनों का मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं और डायरेक्शन के अकॉर्डिंग उसको ऐड करते हैं। तो स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन। पहले ये स्ट्रेट पोर्शन का निकालते हैं, इसको नाम दे दो 1 का, इसको नाम दे देते हैं 2 का। 1 और 2 की वजह से देखते हैं, अगर देखें दोनों के परपेंडिकुलर डिस्टेंस सेम ही है, ओ पॉइंट को मैं एक एंड से जोड़ूंगा तो एंगल 90 डिग्री, और दूसरे वाले एंड पे जोड़ेंगे तो वो एंगल 0 डिग्री बनने वाला है। वो सेमी इनफाइनाइट वायर है, एक साइड पे एंगल 90 बना रही है, दूसरी साइड पे एंगल 0 बन रहा है, दोनों के लिए सेम ही बनेगा, तो B1 और B2 मैग्नीट्यूड वाइज सेम रहेंगे। वैल्यू क्या लिखेंगे, म्यू नॉट आई 4 पाई, परपेंडिकुलर डिस्टेंस अपना कितना R, cos 90 अपना कितना हो जाएगा 0, और cos 0 कितना हो जाएगा 1, तो क्या बन जाएगा म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। अब आते हैं सेमी सर्कुलर की वजह से, ये एंगल सेंटर पे कितना बना रहा है पाई, इसको नाम दे देते हैं 3 का, तो 3 का मैग्नेटिक फील्ड जो कि म्यू नॉट आई बाय 4 पाई, सर्कुलर आर्क का रेडियस r है, एंगल सेंटर पे रेडियन में कितना 180 डिग्री में 180, और रेडियन में पाई, पाई से पाई कैंसिल, तो क्या बन रहा है म्यू नॉट आई बाय 4।
अब वन बाय वन तीनों का डायरेक्शन चेक करते हैं। अगर इस वन वाले पोर्शन को देखें, पहले ये वन था, इसको टू लिया सामने, है ना। अगर देखें यहां से करंट ऐसे अंदर की तरफ जा रहा था, इसीलिए मैंने सर्कल में ऐसे क्रॉस करके बना लिया। और इस वाले पॉइंट से ऐसे करंट बाहर की तरफ आ रहा था, इसलिए मैंने सर्कल में डॉट करके बना लिया। वन बाय वन सबका मैग्नेटिक फील्ड देखते हैं। तो वन वाले की वजह से देखिए करंट अंदर की तरफ है, थंब को अंदर की तरफ रखा, फिंगर्स ऐसे कर्ल्स होंगी, तो ऐसे सर्कुलर फील्ड लाइंस बनने वाली, मतलब इस पॉइंट पे, ओ पॉइंट पे से नीचे की तरफ। तो B1 वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ। टू वाला अगर देखें करंट बाहर की तरफ जा रहा है, थंब को बाहर रखा, फिंगर्स ऐसे कर्ल्स होने वाली हैं, मतलब मैग्नेटिक फील्ड कुछ ऐसे बनने वाली है उसके अराउंड, इस वाली साइड पे ऐसे नीचे की तरफ। तो टू वाला मैग्नेटिक फील्ड ऐसे नीचे की तरफ। अब आते हैं थ्री वाले की वजह से, ये सर्कुलर आर्क वाला है, इसमें अपने को फिंगर्स जो कर्ल करनी होती हैं वो करंट की डायरेक्शन में, और थंब अपना मैग्नेटिक फील्ड बताता होता है। तो करंट ऐसे जा रहा है, फिंगर्स को ऐसे कर्ल करा, थंब सेंटर पे ऐसे अंदर की तरफ जा रहा है, तो इसकी वजह से मैग्नेटिक फील्ड ऐसे अंदर की तरफ। अगर देखें अंदर वाला, बाहर वाला एक्स एक्सिस है, तो अंदर वाला माइनस एक्स एक्सिस हो जाएगा। तो ये जो मैग्नेटिक फील्ड है B3 वाला माइनस एक्स एक्सिस में आ रहा है, मतलब माइनस आई का। और वन और टू का नीचे की तरफ आ रहा है, ऊपर जेड है तो नीचे माइनस जेड, तो इनके मैग्नीट्यूड भी सेम है, डायरेक्शन भी सेम है, और डायरेक्शन क्या आ रही है, माइनस के क्या। अब नेट निकाल लो, तीनों का क्या कर देना, सम कर देना। तो अगर देखें 2 टाइम B1 हो जाएगा, क्योंकि B1 B2 का सेम है, और प्लस B3, तो क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर माइनस के कैप, इसका ट्वाइस करना है इधर, साथ में 2, और साथ में इधर क्या आ रहा है, म्यू नॉट आई बाय 4 आर, साथ में माइनस आई का। जो चीज़ कॉमन आ रही है उसको कॉमन ले लेते हैं, इधर म्यू नॉट आई, इसमें भी म्यू नॉट आई, 4 आर इसमें भी, 4 आर इसमें भी, उसको कॉमन ले लो। तो म्यू नॉट आई बाय 4 आर जो है, माइनस साइन भी कॉमन आ जाएगा, तो अंदर क्या बच जाएगा, 2 बाय पाई के कैप, और इस साइड क्या बचा, ओनली 1, ऐसे लिख लेंगे। तो क्या बन रहा है अपना, म्यू नॉट आई बाय 4 आर 2 बाय पाई इंटू के कैप प्लस आई कैप। चेक करते हैं ऑप्शन में। तो अगर देखिए उसने पाई भी कॉमन ले रखा है, तो हम पाई भी कॉमन ले लेते हैं पहले। तो अगर इसमें पाई कॉमन ले लें, तो यही चीज अपनी क्या बन जाएगी, म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर, साथ में माइनस साइन 2 के कैप, क्योंकि इसमें पाई नहीं है तो साथ में इधर क्या आ जाएगा, पाई आई कैप। तो आई के साथ वाला पाई आर और के के साथ वाला 2, और बाहर अपना म्यू नॉट आई बाय 4 पाई आर। तो अगर देखें यहाँ माइनस साइन बाहर, म्यू नॉट आई 4 पाई आर, पाई इंटू आई कैप 2 के। ऑप्शन 2 क्या है इसके लिए करेक्ट आंसर, है ना। अपने को ऐसे मल्टीपल क्वेश्चन दे देता होता है, वन बाय वन सबका मैग्नेटिक फील्ड लिखना होता है, डायरेक्शन देखनी होती है, फिर उसको अपने को ऐड करना होता है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, एक लूप शो कर रखी है, टेकिंग द डायरेक्शन ऑफ डीएल। अपने को क्या बोल रहे हैं, डीएल का डायरेक्शन अपने को एरो के डायरेक्शन को ही लेना है, और इस इंटीग्रल को कैलकुलेट करना है, बी डॉट डीएल। अगर देखें इसको कैलकुलेट करने के लिए हम एम्पियर सर्किट लॉ यूज करते होते हैं, जो कि क्या बोलता है अपने को, कि जो ये इंटीग्रल रहता है क्लोज लूप के ऊपर, मैग्नेटिक फील्ड का इंटीग्रेशन डीएल के ऊपर, वो किसके इक्वल रहता है, म्यू नॉट इनटू जो करंट वो इनक्लोज करता है। और साथ में अपने को डायरेक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे साइन लगाना होता है। अगर बी और एल का डायरेक्शन सेम है तो साइन करंट का हम पॉजिटिव की तरह लेते होते हैं, अगर बी और एल का डायरेक्शन ऑपोजिट है तो करंट का साइन अपने को क्या लेना होता है, नेगेटिव लेना होता है ना। और ये इंटीग्रल के ऊपर क्लोज सिंबल है, मतलब एक क्लोज लूप के ऊपर उसका इंटीग्रल। चलो इसको यूज करते हैं, और अपने को ये इंटीग्रल कैलकुलेट करना हुआ है, और लूप अपने को डायग्राम में शो कर रखी है। बट इसमें अगर देखें 3 लूप हैं, ये 2 के ऊपर, एक 1 एम्पियर के ऊपर, एक 4 एम्पियर के ऊपर। इसको हम पहले ऐसे बना लेते हैं, है ना, ऐसे 3 लूप्स हैं, ऐसे बन जाएंगे। ये वाली जो लूप है 2 और 1 को इंक्लूड कर रही है, ये छोटे वाली लूप ऐसे 2 एम्पियर को इंक्लूड कर रही है, और जो 4 एम्पियर के ऊपर लूप है वो ऐसे 4 एम्पियर को इंक्लूड कर रही है। 1 बाय 1 तीनों का इंटीग्रेशन लिखते हैं। पहले इस वाले पोर्शन का देखते हैं।
इसको नाम दे देते हैं 1, इसको नाम दे देते हैं 2, इसको नाम दे देते हैं 3। 1 बाय 1 तीनों का लिखते हैं। पहले 1 के लिए देखते हैं, बी डॉट डी एल। पहले डायरेक्शन देखते हैं। अगर देखें दोनों करंट जो है बाहर की तरफ है, करंट बाहर की तरफ है, उस डायरेक्शन में थंब रखा, फिंगर्स ऐसे कर्ल्स होने वाली हैं, मतलब इस शेप में। और अगर देखें ऐसे कर्ल्स होंगी, एरो लेंथ का मतलब जो एरो का डायरेक्शन है ऑपोजिट में है, फिंगर्स ऐसे कर्ल्स होगी, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे रहने वाली है, लूप जो है उल्टा बना हुआ है तो ऑपोजिट डायरेक्शन में है, तो इधर माइनस साइन आने वाला है। तो माइनस म्यू नॉट इंटू टोटल करंट कितना, 2 + 1 3। अब आते हैं सेकेंड लूप के लिए। अपने को साथ में साइन भी लगाना है, उसके लिए अपने को बी और एल का डायरेक्शन देखना है। सेम साइन है तो इधर प्लस साइन, ऑपोजिट साइन है तो नेगेटिव साइन। और बी का डायरेक्शन अपने को करंट से देखना है, और ये एल का डायरेक्शन उसने बोल रखा है जैसे लूप ले रहे हैं वैसे ही लेके चलना अपने। सेकंड वाले केस पे आते हैं। ये 4 एम्पियर करंट है, डॉट बनाया हुआ है बाहर की तरफ करंट, तो थंब बाहर की तरफ, फिंगर्स ऐसे कर्ल होंगी, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस ऐसे बनने वाली हैं, और लूप भी अपना क्या है उसी डायरेक्शन में। तो एंगल दोनों के बीच में 0 है, बी और एल के बीच में, तो cos 0 1, साइन अपने को प्लस लेके चलना है, जो कि क्या बनेगा म्यू नॉट इंटू करंट। करंट कितना अपना 4। अब आते हैं तीसरे केस के लिए, ये 2 एम्पियर के। अगर देखिए इसमें भी करंट बाहर की तरफ है, थंब बाहर रखा, फिंगर ऐसे कर्ल्स होने वाली है, मैग्नेटिक फील्ड ऐसे बनेगी, लूप उल्टा चल रही है तो साइन माइनस का, तो माइनस म्यू नॉट इंटू 2। अब मुझे टोटल निकालना है, तो तीनों लूप्स का क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। तो क्या बन जाएगा 4 - 2 2 2 - 3 -1, नेट कितना बन जाएगा, सम कर देंगे तो माइनस म्यू नॉट आ रहा है। 4 - 2 2 2 - 3 कर देंगे माइनस म्यू नॉट, -1 बनेगा। चेक करते हैं ऑप्शन। तो अगर देखें ये वाला बन जाएगा, वो इंटीग्रल माइनस म्यू नॉट के इक्वल रहने वाला है ना। तो जब भी ऐसे क्लोज लूप आएगा और बी डॉट डी एल का इंटीग्रेशन मांगेगा, वो किसके इक्वल रहता है, म्यू नॉट इंटू जो करंट में इनक्लोज होता है। बट साथ में साइन देखना होता है, उसके लिए बी और एल का डायरेक्शन देखना है। अगर दोनों का डायरेक्शन सेम बन रहा है तो प्लस साइन लेंगे, अगर ऑपोजिट है तो माइनस साइन, है ना। वो ये डॉट प्रोडक्ट से ही आता है वो साइन, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट हम कैसे लिखते हैं, ए बी कॉस थीटा, वो थीटा ही देखना होता है इन दोनों के बीच का। अगर वो 0 है तो कॉस की वैल्यू पॉजिटिव, 180 है तो वो माइनस साइन आ जाता है। मतलब सेम डायरेक्शन में अगर लूप और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है तो पॉजिटिव साइन, अगर ऑपोजिट में तो नेगेटिव साइन आता है। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया हुआ है, 3 पार्टिकल हैं, प्रोजेक्ट करे हुए हैं किसी यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर। अपने को बताना है इनमें से कौन सा पार्टिकल जो है प्रोटॉन हो सकता है। तो कोई भी चार्ज पार्टिकल जब मैग्नेटिक फील्ड पे जाता है तो उस पर ऐसे मैग्नेटिक फोर्स लगती है, जो कि कैसे लिखा जाता है, Q इंटू वी क्रॉस बी। और अपने को प्रोटॉन बोल रखा है वो चार्ज, प्रोटॉन है तो मुझे पता है उसका चार्ज क्या रहता है, पॉजिटिव। तो Q पॉजिटिव है तो फोर्स का डायरेक्शन ये B क्रॉस B के ही अलोंग रहने वाला है। F का डायरेक्शन अलोंग वेलोसिटी क्रॉस मैग्नेटिक फील्ड। ये चार्ज की वेलोसिटी है, ये B एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड है। अगर नेगेटिव होता तो उसके उल्टा क्या क्रॉस डायरेक्शन होना चाहिए था, बट प्रोटॉन है, चार्ज पॉजिटिव, फोर्स का डायरेक्शन V क्रॉस B के अलोंग। तो अगर देखें चार्ज पार्टिकल ऐसे प्रोजेक्ट कर रहे हैं तो वेलोसिटी इस तरफ अपनी, क्रॉस बनाया हुआ है मैग्नेटिक फील्ड अंदर की तरफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन देखते हैं। पहला फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखेंगे, दूसरे वेक्टर की तरफ फिंगर्स को घुमाएंगे, थंब अपने को बताएगा फोर्स का डायरेक्शन। तो फर्स्ट वेक्टर की तरफ राइट हैंड रखा, सेकंड वेक्टर अंदर की तरफ फिंगर घुमाई, थंब इस तरफ जा रहा है, तो मतलब फोर्स ऐसे ऊपर की साइड लगनी चाहिए। तो मतलब ये 1 वाला हो, प्रोटॉन होगा। तो ऑप्शन 1 क्या है इसके लिए करेक्ट आंसर। अपने को बस फोर्स का डायरेक्शन देखना था, वहीं से पता लग जाना था कि कौन सा पाथ प्रोटॉन का है, क्योंकि प्रोटॉन के लिए डायरेक्शन V क्रॉस B वाला बनेगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, एक प्रोटॉन है, एक अल्फा पार्टिकल है, ड्यूटेरियम है, तीनों को इंजेक्ट कर रहे हैं हम परपेंडिकुलर टू द मैग्नेटिक फील्ड में, और यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड अपना। और उसको पहले हम कुछ
पोटेंशियल डिफरेंस से उन चार्ज पार्टिकल को हमने क्या करा हुआ है, एक्सेलरेट करा हुआ है। R1 R2 R3 उनके क्या है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है पाथ के, अपने को इनका रेशियो बताना है, इन रेडियस ऑफ कर्वेचर का क्या रेशियो आएगा। तीन चार्ज पार्टिकल अपने मैग्नेटिक फील्ड में हमने प्रोजेक्ट करे हैं, वेलोसिटी जो मैग्नेटिक फील्ड के साथ 90 डिग्री एंगल पे है, और उनको जो वेलोसिटी है वो कैसे मिली है, एक्सेलरेट होके मिली है, कुछ सेम पोटेंशियल डिफरेंसेस आपको हमने एक्सेलरेट करवाया। रेडियस ऑफ कर्वेचर, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मैग्नेटिक फील्ड में जा रहा है 90 डिग्री एंगल बना के, वो पाथ कैसा लेगा, सर्कुलर। उस सर्कुलर पाथ के रेडियस का अपने को क्या निकालना है, रेडियस निकालना। पहले सबकी हम वेलोसिटी निकालते हैं, उसके लिए हम क्या निकालेंगे, वर्क एनर्जी थ्योरम। नेट वर्क डन किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो जो वर्क होगा चार्जेस के ऊपर वो क्या लिखा जाएगा, Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, काइनेटिक एनर्जी में चेंज हाफ एम वी का स्केयर, इनिशियली रेस्ट पे होंगे 0। तो यहाँ से मेरी स्पीड आ जाएगी उनकी, जो कि क्या बन जाएगी 2Q इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय m, ये रूट। तो जब चार्ज पार्टिकल को एक्सेलरेट करेंगे उनके पास ये स्पीड बनने वाली। अब जैसे मान लो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड मान लो ऐसे अंदर की तरफ है, और मान लो यहां से हम किसी चार्ज पार्टिकल को प्रोजेक्ट कर रहे हैं, यहां से ऐसे प्रोजेक्ट हो रहे हैं कुछ v वेलोसिटीज, है ना। अपने को पता है ऐसे अंदर की तरफ सर्कुलर पाथ में मूव होने वाले। इस सर्कुलर पाथ का अपने को क्या निकालना है, रेडियस निकाल। अपने को पता है इन चार्ज पार्टिकल के ऊपर क्या लगेगी, मैग्नेटिक फोर्स लगेगी। वो मैग्नेटिक फोर्स सेंट्रीपिटल का काम करेगी, Fc के इक्वल रहेगी। मैग्नेटिक फोर्स वो कैसे लिखी जाती है, Q V क्रॉस B। तो Q V B साथ में साइन थीटा आएगा, 90 एंगल पे हमने प्रोजेक्ट करा, वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल 90 है, तो 90 किसके इक्वल, सेंट्रीपिटल के इक्वल, जो कि mv स्क्वायर बाय r। मुझे ये रेडियस निकालना। पहले ये एक v से v कैंसिल हो जाएगा, r अपना क्या बन जाएगा, mv बाय qb। ये v की वैल्यू उसमें पुट करते हैं, तो रेडियस अपना क्या बनने वाला, m बाय इधर qb, v की वैल्यू पुट कर देंगे जो कि है 2q बाय m इंटू पोटेंशियल डिफरेंस डेल्टा v। सिंप्लीफाई कर लेंगे, 1 बाय बी बाहर रखेंगे, ऊपर m है नीचे रूट m, इधर ऊपर रूट m आ जाएगा और नीचे रूट q आ जाएगा। अगर देखें तीनों चार्ज पार्टिकल को सेम ही पोटेंशियल डिफरेंस से एक्सेलरेट करवाया, तो डेल्टा भी सबके लिए सेम है, और सेम ही फील्ड के अंदर प्रोजेक्ट करा है, तो ये बी भी कहे सेम। तो अगर देखें जो रेडियस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रूट ओवर m बाय क्यू के। तो अपने को तीनों चार्ज पार्टिकल का मास और q वो देखना है, वहां से अपने को रेडियस ऑफ कर्वेचर का रेशियो मिल जाएगा। 1 बाय 1 चेक करते हैं। एक अपना है पहला पार्टिकल प्रोटॉन, दूसरा अपना अल्फा पार्टिकल, तीसरा अपना क्या है, ड्यूटेरियम। यहां पे सबके मासेस लिखते हैं और चार्जेस। प्रोटॉन पे मास mp, मास ऑफ प्रोटॉन। अल्फा में अपने को पता है 2 प्रोटॉन 2 न्यूट्रॉन, नियरली उनका मास सेम ही रहता है, तो उसको लिख लेंगे 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। ड्यूटेरियम में 1 प्रोटॉन 1 न्यूट्रॉन, तो इसका मास आ जाएगा 2 mp, 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन। चार्ज आते हैं, प्रोटॉन पे चार्ज E रहेगा, अल्फा पार्टिकल पे चार्ज 2 ही रहता है, ड्यूटेरियम पे चार्ज कितना रहता है, E। अब रेशियो ले लेते हैं, इसके लिए रेडियस R1 है, इसके लिए R2 है, इसके लिए R3। रेशियो लेते हैं, और अपने को पता है R जो है अपना m बाय क्यू के रूट के डायरेक्टली। तो रेशियो लेते हैं R1 रेशियो R2 रेशियो R3। 1 प्रोटॉन के लिए ऊपर मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय E, R2 उसके लिए 4 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन, चार्ज 2e, R3 अपना 2 टाइम मास ऑफ प्रोटॉन डिवाइड बाय E। अगर देखें रेशियो में ये E तो कैंसिल, मास ऑफ प्रोटॉन भी कैंसिल, इधर बचा रूट ओवर 1, इधर बच जाएगा 4 बाय 2, 2 आ जाएगा, और इधर भी क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। तो क्या बन रहा है, 1 रेशियो रूट 2 रेशियो रूट 2। चेक करते हैं ऑप्शन, अपना बन रहा था 1 रेशियो रूट 2 रूट 2, बट अगर देखें यहाँ पे उसने डिवाइड करके बनाया हुआ है। पहले हम ऐसा वाला बनाते हैं, उसको पूरी चीज को क्या कर देते हैं, तो रूट 2 से डिवाइड कर देते हैं,
तो इधर बन जाएगा 1/√2, इधर √2/√2, इधर भी √2/√2 है ना। तो ये बन जाएगा 1/√2 रेशो 1:1। तो थोड़ा मॉडिफाई करके उसने रेशो दे रखा है ना, तो ऑप्शन ये फोर्थ वाला ही बनेगा। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा बेटा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्या दे रखा है अपने को, क्यू दे रखा है, मास m दे रखा है, मूव कर रहा है अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E जो कि I कैप x की डायरेक्शन में है, और एक मैग्नेटिक फील्ड लगा रखा है B जो कि K की डायरेक्शन में है। ट्रेजेक्ट्री फॉलो कर रहा है P से Q, है ना, डायग्राम में अपने को दिखा रखा है वो P से Q ये इस ट्रेजेक्ट्री के अलॉन्ग जा रहा है, और अपने को वेलोसिटी दे रखी है P और Q पे, P पे V इंटू आई कैप और Q पे -2V इंटू जे कैप। अपने को बताना है मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड कितना। इसको हम कैसे कर सकते हैं वो समझते हैं पहले, है ना। वर्क एनर्जी थ्योरम ही लगाएंगे। मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है, मुझे इनिशियल स्पीड पता है, फाइनल स्पीड पता है, तो हम वर्क एनर्जी थ्योरम लगा के लिखेंगे नेट वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। मुझे पता है मैग्नेटिक फोर्सेस कोई वर्क नहीं करती होती हैं, उनका वर्क क्या रहता है, जीरो। तो सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स ने ही वर्क करा है जिसकी वजह से उनकी स्पीड जो है चेंज हुई है, तो उसी को यूज करके हम इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालते हैं। तो नेट वर्क डन जो कि किसके इक्वल, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। तो हाफ m, फाइनल स्पीड अपनी 2v है, इनिशियल अपनी कितनी है v। वर्क डन सिर्फ इलेक्ट्रिक फोर्स करेगी, फोर्स कितना है q इंटू ए, और इस डायरेक्शन E अपना x एक्सिस है, उस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट उसकी कितनी है 2a, कुछ a नीचे आया और राइट साइड पे कितना गया 2a, तो डिस्प्लेसमेंट अपनी फोर्स की डायरेक्शन में 2a, तो ये उसका क्या हो गया वर्क, मैग्नेटिक फोर्स का कोई वर्क नहीं है। तो यहाँ से हम E निकाल लेंगे, E क्या आ जाएगा इधर 1/2QA, इधर हाफ m, इसको सॉल्व कर लेते हैं, 4v² माइनस v², तो क्या बन जाएगा m/4QA, ऊपर आ जाएगा अपना 3v², तो m इंटू 3v²/4QA। तो अगर चेक करें ऑप्शन 4 बन जाएगा, 3mv²/4QA। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन भी नीट 2023 में आ चुका है, समझते हैं इस क्वेश्चन को। क्या दे रखा है, एक वायर है जिसमें करंट कितना जा रहा है, आई जा रहा है, पॉजिटिव एक्स एक्सिस का लॉन्ग रखा हुआ है, लेंथ उसकी कितनी है एल, और मैग्नेटिक फील्ड ये है। अपने को क्या निकालना है, उसके ऊपर मैग्नेटिक फोर्स। वायर है उसमें करंट जा रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में रखा हुआ है, अपने को उसके ऊपर बताना है क्या मैग्नेटिक फोर्स लग रही है। तो पहले समझते हैं मैग्नेटिक फोर्स कैसे निकाली जाती है करंट कैरिंग वायर के ऊपर। अगर मान लो अपनी ऐसी करंट कैरिंग वायर है कोई, जिसमें करंट आई जा रहा है, और ऐसे मान लो उसको किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर हमने रखा हो, मैग्नेटिक फील्ड बी। तो इस वायर पे जो मैग्नेटिक फोर्स लिखा जाता है वो ऐसे कैलकुलेट करा जाता है, इंटीग्रेशन आई dl क्रॉस बी, है ना। ये dl के इस वायर के ऊपर एक छोटा सा पोर्शन लिया हुआ, और ये dl वेक्टर एक लेंथ है छोटी सी उसके ऊपर, और उसका वेक्टर जो है करंट की डायरेक्शन में ही रहता हो। ये एक्चुअल फार्मूला है, किसी भी वायर में कोई करंट फ्लो कर रहा हो तो उस पर मैग्नेटिक फोर्स ऐसे निकाला जाता है मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। बट ये फार्मूला थोड़ा सिंपल बन जाता है अगर बी अपना यूनिफॉर्म हो। इफ बी जो है अपना यूनिफॉर्म है, जब मतलब कांस्टेंट, वो वेरी नहीं कर रहा, तब जो ये बी है वो बाहर आ जाएगा। आई भी कांस्टेंट है तो मतलब सेम ही वायर है तो सेम ही करंट जा रहा है, वो भी बाहर आ जाएगा। सिर्फ ये लेंथ का इंटीग्रेशन हो जाएगा। इंटीग्रेशन मतलब अपने को सम करना है, तो ऐसे जितने छोटे छोटे पोर्शन होंगे सबका लेंथ का अपने को सम करना है। बट उसके ऊपर वेक्टर है तो मतलब अपने को उसका वेक्टर सम करना है, तो ऐसे छोटे छोटे लेंथ सबका वेक्टर सम करना है। तो अगर देखें जब सबको वेक्टर लिए ऐड करेंगे, ये स्टार्टिंग पॉइंट है, ये अपना क्या है एंड पॉइंट है, तो अगर हम पॉलीगॉन लॉ लगा दें सारे वेक्टर्स का सम, है ना, यहाँ से ऐसे सेम ऑर्डर में सारे ऐसे जा रहे हैं, तो नेट रिजल्टेंट इनका इनिशियल से क्या बन जाएगा, फाइनल वाला, ये चीज बन जाएगी नेट, वो जो लेंथ बनने वाली, जिसको हम एल इफेक्टिव लिख देते होते हैं। तो अगर बी अपना कांस्टेंट होता है तो यही फार्मूला अपना क्या बन जाता है मैग्नेटिक फोर्स का,
आई इंटू जो इफेक्टिव लेंथ बनेगी, मतलब वायर का इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट, उनका लेंथ का एक वेक्टर, इंटू बी। ये बन जाता था फार्मूला। बट अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म ना हो तो हम ऐसे निकालते थे इंटीग्रेट करके। चलो समझते हैं इस केस में। इस केस में लेंथ अपने को एल दे रखी है, एक्स एक्सिस के अलोंग रखा हुआ है ना। मैग्नेटिक फील्ड ये दे रखा है जो कि कांस्टेंट है, वेरी नहीं कर रहा, तो हम यही चीज लगा सकते हैं। लेंथ अपने को बता रखी है एक्स एक्सिस के अलोंग है, लेंथ उसकी एल है, डायरेक्शन आई कैप, और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन ये दे रखा है, मैग्नेटिक फोर्स ही अपने को निकालनी। तो लेंथ अपना इफेक्टिव एल, किस डायरेक्शन में आई कैप, मैग्नेटिक फील्ड अपने को दे रखा है 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप, करंट, करंट अपने को क्या बोल रहा है, आई जा रहा है कुछ, फोर्स लिखते हैं मैग्नेटिक फोर्स। तो आई लेंथ अपना एल आई कैप, इसका क्रॉस करना अपने को मैग्नेटिक फील्ड के साथ जो कि 2 आई कैप 3 जे कैप माइनस 4 के कैप। ये आई एल बाहर आ जाएगा, ये आई कैप को मल्टीप्लाई करते हैं, अपने को पता है आई क्रॉस आई वो तो क्या हो जाएगा 0, आई क्रॉस जे वो क्या हो जाएगा के कैप। तो आई क्रॉस जे साथ में 3 है तो के कैप, आई क्रॉस के करेंगे तो माइनस जे कैप होता है, तो ये क्या बन जाएगा 4 जे कैप। तो क्या बन जाएगा आई एल 4 जे कैप प्लस 3 के कैप। ये मैग्नेटिक फोर्स रहने वाली है वेक्टर फॉर्म में। बट अगर देखें यहाँ पे मैग्नीट्यूड मांगा हुआ तो इसका मैग्नीट्यूड निकाल दें। तो मैग्नीट्यूड कैसे निकालेंगे, रूट ओवर आई एल 4 का स्क्वायर प्लस आई एल 3 का स्क्वायर, जे वाले कंपोनेंट का स्क्वायर के वाले कंपोनेंट का स्क्वायर, एक्स वाला होता तो उसका भी आता, सबका सम करना होता स्क्वायर करके फिर रूट लेना होता। तो अगर देखें ये आई एल तो बाहर आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9, तो ये आई इंटू एल अंदर बन रहा है 25, जो कि क्या हो जाएगा आई एल साथ में क्या आ जाएगा 5 आई एल। चेक करते हैं ऑप्शन। तो अगर देखिए ये वाला करेक्ट आंसर है 5 आई एल। इस फार्मूले का ध्यान रखेंगे, अपने को ये लगाना होता है आई इंटू इफेक्टिव लेंथ इंटू बी, है ना। ये तब जब बी कांस्टेंट हो, अगर कांस्टेंट ना हो तो ऐसे अपने को इंटीग्रेट करके निकालना पड़ता है, बट जनरली अपने को कांस्टेंट वाला ही केस देता है। बट अगर ये ना हो तो ये याद रखेंगे, ये वाला फार्मूला लगाना अपने को, इंटीग्रेट करके रिजल्ट मिलेगा उसके। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखा है, वायर है जिसमें करंट क्या जा रहा है आई, प्लेस करी हुई है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में, तो मैग्नेटिक फील्ड कांस्टेंट है यहाँ भी। शेप वायर का अपने को ऐसे साइन का शेप का दे रखा है, जहां पे एक्स कोऑर्डिनेट 0 से 2l तक है, फोर्स ही बतानी है अपने को, है ना। तो मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो हम इफेक्टिव लेंथ ही देखेंगे। तो ये ऐसे साइन शेप की वायर है, ये उसका इनिशियल पॉइंट, ये उसका फाइनल पॉइंट, तो इफेक्टिव लेंथ अपनी ये बन जाएगी, जो कि क्या लिख लेंगे हम, लेंथ उसकी मुझे दिख रही है 2l और किस डायरेक्शन में आई का, और मैग्नेटिक फील्ड अपने को दिखाया हुआ कैसे अंदर की तरफ। तो ये x से y z बाहर रहेगा तो अंदर की तरफ है तो माइनस के का। फोर्स लिखते हैं, जो कि क्या लिखा जाएगा आई इफेक्टिव लेंथ क्रॉस बी। तो आई इधर 2l आई कैप क्रॉस माइनस बी इंटू के कैप, तो 2IL/B आई क्रॉस के वो क्या बनेगा माइनस जे का, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस जे का। बट अपने को मैग्नीट्यूड ही लिखना है तो मैग्नीट्यूड इसका क्या आ जाएगा 2IL/B। तो चेक करें तो ऑप्शन 3 बन जाएगा 2IL/B। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, क्या दिया देखते हैं। एक करंट कैरिंग वायर है जो कि A,
क्योंकि ये शो कर रखा है अपने को, वो इक्विलिब्रियम पे है। इक्विलिब्रियम मतलब उसके ऊपर नेट फोर्स क्या है, 0 रखी हुई है। अब लॉन्ग एंड फिक्स हॉरिजॉन्टल करंट कैरिंग वायर, तो बी वाली अपनी एक लॉन्ग करंट कैरिंग वायर है जो कि फिक्स है, वो मूव नहीं कर रही। और एम अपने को क्या बोल रहा है, मास पर यूनिट लेंथ है किसका, वायर ए का। और अपने को ये आर की वैल्यू निकालनी है, आर क्या उनके बीच का डिस्टेंस। ऊपर वाली वायर इक्विलिब्रियम पे, अपने को पता है उसका वेट नीचे लगना चाहिए mg। तो इस वायर ने मैग्नेटिक फोर्स कुछ ऊपर लगा दी होगी और उसके ऊपर नेट फोर्स क्या बन रही होगी, 0, जिसकी वजह से वो किस में आ रही है, इक्विलिब्रियम पे आ रही है। तो पहले इसका मास हम कुछ ले लेते हैं m0 और लेंथ मान लेते हैं इस वायर का l। मुझे पता है उसका वेट नीचे लगेगा जो कि कितना, m0 इंटू जी। अब ये इनफाइनाइट वायर है, इसका जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा यहां पे इस वायर की लोकेशन, इस वायर की लोकेशन पे जो मैग्नेटिक फील्ड रहेगा बी वायर की वजह से, जो कि क्या लिखा जाएगा, म्यू नॉट आई डिवाइड बाय 4 पाई परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो कि अपना आर है। और मैं अगर दोनों साइड, जैसे यहां से दोनों साइड पे एंगल बनाऊंगा, वो एंगल क्या बनने वाले, 0। cos 0 बनेंगे तो 2 टाइम इधर cos 0, जो कि cos 0 क्या होता है 1, क्या आ जाएगा, म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर। ये मैग्नेटिक फील्ड रहने वाला है इस इनफाइनाइट वायर की वजह से, क्योंकि अगर मैं ऐसे दोनों साइड पे एंगल देखूंगा, वो एंगल इधर भी 0 डिग्री और इधर भी इनफाइनाइट है तो एंगल 0 डिग्री। तो cos 0 1, 2 टाइम आ रहा है तो 2 इंटू 1। अब इस पे मैग्नेटिक फोर्स लिखते हैं। अगर देखें इसका करंट इधर जा रहा है तो इफेक्टिव लेंथ इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन देखते हैं। ये करंट ऐसे था, थंब उस तरफ रखा, फिंगर ऐसे कर्ल्स होंगी उसके अराउंड, तो ऐसे ऐसे कर्ल्स होंगी, तो यहाँ से अंदर की तरफ और वहाँ से बाहर की तरफ। तो यहाँ से बाहर की तरफ मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है, तो हम क्या लिखेंगे, डायरेक्शन क्या उसका, सर्कल में डॉट। अब फोर्स का डायरेक्शन देखते हैं उसके ऊपर, मैग्नेटिक फोर्स का। तो अगर देखिए लेंथ इस तरफ, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ, तो ऐसे घुमाया, थंब किधर जा रहा है, ऊपर की तरफ, तो उस पर जो मैग्नेटिक फोर्स बनने वाली है ऐसे ऊपर की तरफ, क्योंकि जो मैग्नेटिक फोर्स है वो ऐसे लिखी जाती है, आई एल इफेक्टिव क्रॉस बी। तो मैंने एल क्रॉस बी का प्रोडक्ट का डायरेक्शन चेक करा, जो कि बन रहा है ऊपर की तरफ। अगर देखें लेंथ इधर है, मैग्नेटिक फील्ड बाहर की तरफ है, एंगल उनके बीच में 90 है, तो मैग्नीट्यूड अगर इसका देखें तो आई इफेक्टिव लेंथ बी साइन 90, जो कि क्या बन जाएगा, आई इफेक्टिव लेंथ इंटू बी। तो इस पे फोर्स आई इफेक्टिव लेंथ इंटू बी है ना। इक्विलिब्रियम पे है तो दोनों फोर्सेस क्या हैं, इक्वल हैं, नेट उसके ऊपर 0। तो मतलब अपना आई इफेक्टिव लेंथ इंटू बी किसके इक्वल, m0 इंटू जी। ये आई इफेक्टिव लेंथ एल, मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू रख देते हैं जो कि म्यू नॉट आई बाय 2 पाई आर, और इधर m0 जी। इस एल को उधर ले जाते हैं, अपने को फाइंड करना है आर, आर फाइंड करना है, आर को उधर ले जाते हैं, बाकी सारी चीज़ों को इधर ले आते हैं। ऊपर बन जाएगा म्यू नॉट आई का स्क्वायर 2 पाई, और साथ में इधर एल भी है, इधर m0 जी इज इक्वल टू आर। बट उसने एम बोल रखा है जो कि मास पर यूनिट लेंथ है, तो एम अपना क्या है, उसका टोटल मास डिवाइड बाय टोटल लेंथ। तो ये लेंथ को हम नीचे ले जाते हैं, m0 बाय एल को क्या लिख लेंगे, स्मॉल एम। तो मेरा आर क्या बन जाएगा, म्यू नॉट आई का स्क्वायर डिवाइड बाय 2 पाई एम इंटू जी। और ये वाला जो एम है मास पर यूनिट लेंथ है। चेक करते हैं ऑप्शन, म्यू नॉट आई का स्क्वायर 2 पाई एम जी, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन बन, तो फर्स्ट ऑप्शन इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन भी 2025 में आ चुका है, समझते हैं इस क्वेश्चन को क्या बोल रहा है। एक 2 एम्पियर करंट है जो कि फ्लो कर रहा है किसके थ्रू, 2 डिफरेंट स्मॉल कॉपर की कॉइल है सर्कुलर शेप में, है ना। दोनों कॉपर की है, मटेरियल सेम है, दोनों में करंट कितना जा रहा है, 2 एम्पियर। उनके रेडियस का रेशियो अपने को दे रखा है 1:2। अपने को उनके मैग्नेटिक मूवमेंट का रेशियो बताना है। तो ऐसे सर्कुलर वायर है अपने पास, करंट उसमें आई जा रहा है,
रेडियस उसका आर, है ना। मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछ रहा है, तो मैग्नेटिक मोमेंट ऐसे लिखा जाता है, करंट इनटू एरिया। वो एरिया के ऊपर वेक्टर है, वो एरिया का डायरेक्शन अपने को कैसे देखना होता है, करंट के अकॉर्डिंग देखना होता है। जैसे करंट इसमें ऐसे क्लॉकवाइज आ रहा है तो फिंगर को क्लॉकवाइज घुमाओ, थंब अंदर की तरफ, तो वो एरिया वेक्टर का भी डायरेक्शन किस तरफ, अंदर की तरफ। एरिया वेक्टर का डायरेक्शन ऐसे अंदर की तरफ। अब अपने को रेशियो निकालना है, मैग्नीट्यूड का ही रेशियो देखना है, डायरेक्शन वगैरह मैटर नहीं करता। तो एम आई सर्कुलर है तो सर्कल का एरिया अपने को पता पाई आर स्क्वायर। दोनों में करंट तो सेम ही जा रहा है, तो आई तो दोनों के लिए क्या है, सेम ही है। तो अगर देखें जो मैग्नेटिक मूवमेंट है वो आर के स्क्वायर के क्या हो गया, डायरेक्टली हो गया। रेशियो लेना अपने को, तो m1/m2 क्या बन जाएगा, r1/r2 का स्क्वायर। रेडियस का रेशियो अपने को क्या दे रखा है, 1/2, तो इधर 1/2 उसका स्क्वायर जो कि क्या बन जाएगा 1/4। तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन दिया गया, करंट सेम जा रहा था, रेडियस का रेशियो दे रखा था, मैग्नेटिक मोमेंट का रेशियो पूछ रहा था। तो मैग्नेटिक मोमेंट कैसे लिखा जाता है, करंट इंटू जो भी वायर है, जो लूप बन रहा है ऐसे, उसका क्रॉस सेक्शन एरिया, तो आ जाएगा 1/4। तो ऑप्शन 1 जो है इसके लिए करेक्ट आंसर। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया है, एक नॉन प्लेनर लूप है, मतलब एक प्लेन पे नहीं लाई कर रही पूरा लूप, ऑफ कंडक्टिंग वायर जो कि करंट आई कैरी कर रही है। डायग्राम में अपने को शो कर रखा है उसका शेप, है ना। ईच ऑफ द स्ट्रेट सेक्शन हैज लेंथ 2a, तो हर एक जो स्ट्रेट वाला सेक्शन है उसकी लेंथ अपने को बोल रहा है 2a। और अपने को मैग्नेटिक डायपोल मोमेंट ही निकालना है ना, करंट इनटू एरिया करके अपने को डायपोल मोमेंट ही निकालना। तो अगर देखें ऐसा शेप दिया हुआ है जो कि एक प्लेन में नहीं है, इसको हम कैसे कर सकते हैं, ये वाले पोर्शन को हम ऐसे जोड़ देते हैं, है ना, दो अलग अलग लूप बनाते हैं। जैसे इसमें करंट ऐसे जा रहा है तो यहां से मान लो ऐसे आई करंट इधर की तरफ जा रहा है, उसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है तो इधर करंट आई ऐसे जा रहा है, ताकि नेट उस वाली वायर के अलोंग जीरो ही है, क्योंकि वहां पे एक्चुअल में कोई वायर नहीं है। वो हमने मतलब उसको कैलकुलेट करने के लिए, थोड़ा सिंप्लीफाई करने के लिए कुछ ऐसा बना लिया, यहां से वायर कुछ इधर की तरफ, एक उधर की तरफ। इस वायर में करंट ऐसे जा रहा था कुछ आई ऐसे, उसमें करंट ऐसे जा रहा था करंट उस तरफ, ताकि नेट सेंटर पे कितना बने, जीरो बने। तो मैं इस लूप का मैग्नेटिक फील्ड निकाल लूंगा, इसका भी निकाल लूंगा, फिर दोनों का क्या कर देंगे, वेक्टर सम कर देंगे। तो इसको ले लेते हैं 1, इस वाले लूप को ले लेते हैं 2, 1/1 दोनों का देखते हैं। तो पहले M1 वाला देखते हैं, करंट कितना जा रहा है, आई, स्क्वायर शेप दिख रही है मुझे, तो एरिया अपना क्या हो जाएगा, साइड का स्क्वायर। अब आते हैं डायरेक्शन पे, तो अगर देखिए करंट ऐसे जा रहा है तो फिंगर्स को ऐसे घुमाएंगे, एक्स जेड प्लेन पे फिंगर ऐसे घुमाएंगे तो थंब किधर जाएगा, ऊपर की तरफ जाएगा, साथ में डायरेक्शन क्या आ जाएगा, जे कैप। क्या बन जाएगा, I/4a² जे कैप। अब आते हैं इस वाली लूप के लिए, तो इसमें करंट कुछ ऐसे जा रहा है तो फिंगर ऐसे कर्ल्स हो जाएंगी, थंब उस तरफ जाएगा। ये YZ प्लेन में है तो YZ प्लेन में ऐसे घुमा लेंगे तो किधर जाएगा, एक्स की तरफ। अगर देखें उसका भी, उसमें भी करंट आई जा रहा है और एरिया उसका भी स्क्वायर का ही है, सेम ही बनने वाला, बस डायरेक्शन अलग है। तो I/4a², डायरेक्शन उसका क्या है, एक्स की तरफ है, मतलब आई का। अब इनको ऐड कर दो नेट के लिए, नेट अपना क्या है, वेक्टर सम हो जाएगा इनका m1 + m2, है ना। हमेशा वेक्टर क्वांटिटी है तो वेक्टर क्वांटिटी डायरेक्शन के साथ ही ऐड करी जाएगी, सीधा सीधा ऐड नहीं कर सकते। तो क्या आ जाएगा, I/4a², आई कैप प्लस जे कैप। चेक करते हैं ऑप्शन। तो अगर देखें ये वाला फर्स्ट ऑप्शन बन रहा है 4a² आई इंटू आई कैप प्लस जे कैप। चलो बढ़ते अभी नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दिया, एक इलेक्ट्रॉन है जिसका मास अपने को बता रखा है, चार्ज दे रखा है, मूव कर रहा है इतनी स्पीड से c/100, है ना, जो कि c जो है स्पीड ऑफ लाइट अपने को बोल रखा है। इंजेक्ट करा गया किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर, मैग्नेटिक फील्ड का मैग्नीट्यूड अपने को दे रखा है परपेंडिकुलर टू इस डायरेक्शन ऑफ मोशन, मतलब उसकी वेलोसिटी के परपेंडिकुलर में वो मैग्नेटिक फील्ड लग रहा है। वी विश टू अप्लाई ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E टुगेदर विद द मैग्नेटिक फील्ड, है ना। हम साथ में बोल रहे हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड लगाना चाहते हैं उसी मैग्नेटिक फील्ड के साथ में, ताकि उस इलेक्ट्रॉन जो है वो डिफ्लेक्ट ना हो अपने पाथ पे।
तो वो डिफ्लेक्ट तभी होगा जब उस पर फोर्स लगेगी, है ना। तो अगर वो डिफ्लेक्ट नहीं चाहते हैं तो मतलब उस पर नेट फोर्स हम क्या चाहते हैं, जीरो हो। मतलब जिधर मैग्नेटिक फोर्स लग रही है उस पर ऑपोजिट में इलेक्ट्रिक फोर्स लग जाए, कैंसिल हो जाए, नेट फोर्स जीरो बन जाए, तो उसका पाथ डिफ्लेक्ट नहीं होगा, है ना। अपने को इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन बताना है कि बी के परपेंडिकुलर में लगानी पड़ेगी या पैरेलल में, और उसका मैग्नीट्यूड भी बताना है क्या रहेगा। चलो समझते हैं कैसे करना है इस क्वेश्चन को। अगर उस पर नेट फोर्स देखें चार्ज पार्टिकल, जो कि कैसे लिखी जाएगी, इलेक्ट्रिक वाला फोर्स प्लस मैग्नेटिक वाला। तो इलेक्ट्रिक वाला फोर्स Q इंटू ई कैप, मैग्नेटिक वाला Q इंटू वी क्रॉस बी कैप। हमें डिफ्लेक्ट नहीं चाहिए तो मतलब नेट फोर्स उसके ऊपर जीरो होनी चाहिए। नेट जीरो होनी चाहिए मतलब क्यू ई प्लस क्यू इंटू वी क्रॉस बी, इन दोनों का सम क्या होना चाहिए, जीरो। अगर देखें क्यू तो कॉमन लेके उधर जीरो बन जाएगा, ई प्लस वी क्रॉस बी जो होना चाहिए वो जीरो के इक्वल होना चाहिए। जब बोल सकते हैं कि जो ई है वो इक्वल होना चाहिए माइनस वी क्रॉस बी के। अगर देखें क्रॉस प्रोडक्ट करके जो भी वेक्टर बनता है, जैसे v क्रॉस बी का नेगेटिव ई के इक्वल है, ये वेक्टर v के भी परपेंडिकुलर रहेगा और b के भी। e जो है वेलोसिटी के भी परपेंडिकुलर आएगा, मैग्नेटिक फील्ड के भी, है ना। ये क्रॉस प्रोडक्ट की प्रॉपर्टी रहती होती है। तो पहला तो अपने को पता लग गया कि इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नेटिक फील्ड के परपेंडिकुलर में रहेगा। तो अपने को यहाँ पे पहले केस में भी परपेंडिकुलर बोल रखा है, दूसरे में भी, थर्ड और फोर्थ में पैरेलल बोल रखा है बी के। तो पैरेलल तो आएगा नहीं, तो थर्ड और फोर्थ ऑप्शन तो नहीं हो सकते, फर्स्ट और टू में ही आएगा। अब अपने को मैग्नीट्यूड चेक करना है ना। और साथ में उसने क्या बोल रखा है कि जो मैग्नेटिक फील्ड है उसके डायरेक्शन ऑफ मोशन के परपेंडिकुलर में लग रहा है, मतलब वेलोसिटी और मैग्नेटिक फील्ड में एंगल कितने का है, 90 के। तो अभी मैग्नीट्यूड चेक करते हैं, दोनों साइड मैग्नीट्यूड ले लेते हैं। तो इधर मैग्नीट्यूड ई, क्रॉस प्रोडक्ट का मैग्नीट्यूड कैसे लिखा जाएगा, वी बी साइन थीटा, है ना। और एंगल उसने दे रखा है 90 डिग्री। तो यहां से मेरा ई जो बन जाएगा v इंटू बी, वेलोसिटी उसने c/100 दे रखी थी, मैग्नेटिक फील्ड वो क्या दे रखा है, 9 इंटू 10 की पावर -4। इधर आ जाएगा 9 इंटू 10 की पावर -4। सी की वैल्यू पुट करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। 9 इंटू 3 कितना बन जाएगा, 27। 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 कर देंगे तो 6, और यूनिट एसआई में न्यूटन पर कूलम। तो 27 इंटू 10 की पावर 6 बनना चाहिए, नहीं सॉरी, 8 माइनस 4 4, 4 माइनस 2 करेंगे जो कि 2 बनेगा। चलो चेक करते हैं इसका आंसर। 27 इंटू 10 की पावर 2 बन रहा है, जो कि ये वाला बन जाएगा ना, 27 इंटू 10 की पावर 2। परपेंडिकुलर है और मैग्नीट्यूड उसका ये रहेगा 27 इंटू 10 की पावर 2। चलो बढ़ते हैं अभी नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या दे रखे, एक मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर है जिसकी टर्न्स अपने को दे रखी है, कितनी टर्न्स है उसकी, 48 टर्न्स है। कॉइल का एरिया अपने को दे रखा है, मैग्नेटिक फील्ड अपने को बता रखा है कितना है। अगर अपने को करंट की सेंसिटिविटी इंक्रीज करनी है, बोल रहा है कितने से, 25% से, विदाउट चेंजिंग एरिया और फील्ड अपने को बताना है नंबर ऑफ टर्न्स कितने होनी चाहिए। पहले तो समझते हैं करंट सेंसिटिविटी है क्या चीज। अपने को पता है गैल्वेनोमीटर में जब करंट पास करता है तो वो डिफ्लेक्ट हो जाता है, और जितना ज्यादा करंट होता है उसके अकॉर्डिंग वो ज्यादा क्या हो जाता है, डिफ्लेक्ट हो जाता है। तो करंट सेंसिटिविटी क्या है, यूनिट करंट के लिए वो कितना डिफ्लेक्ट होने वाला है। तो डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट, क्योंकि जितना यूनिट करंट के लिए ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा मतलब उतनी ही उसकी सेंसिटिविटी क्या है, ज्यादा, कि मतलब वो बहुत छोटे करंट को भी वो सेंस कर पा रहा है ना। तो सेंसिटिविटी कैसी बताई जाती है, डिफ्लेक्शन पर यूनिट करंट। और ये किसके इक्वल रहती होती है, एन
बी ए बाय सी। एन अपना क्या रहता है, नंबर ऑफ टर्न्स। बी अपना क्या रहता होता है, मैग्नेटिक फील्ड। ए क्या रहता होता अपने पास, कॉइल का एरिया। और सी अपना क्या रहता होता है, टॉर्सनल कांस्टेंट। तो अपने को बोल रहे हैं ये सेंसिटिविटी ही अपने को इंक्रीज करनी है, और मैग्नेटिक फील्ड में कोई चेंज नहीं करना है, एरिया को भी कोई चेंज नहीं कर रहे, और टॉर्सनल तो कांस्टेंट ही है। तो ये सेंसिटिविटी जो अगर देखें नंबर ऑफ टर्न्स के क्या है, डायरेक्टली है। सेंसिटिविटी अपने को 25% से इंक्रीज करनी है, दोनों डायरेक्टली हैं। अगर तुम इसको 25% से इंक्रीज कर दोगे तो ये भी कितने से चेंज हो जाएगी, 25% से। दोनों डायरेक्टली हैं, जो परसेंटेज चेंज इसमें होगा सेम परसेंटेज चेंज किस में हो जाएगा, एन में। इसको हम इंक्रीज कर रहे हैं। इंक्रीज बाय 25%। दोनों डायरेक्टली ही हैं, पावर 1 ही है दोनों में, तो इस ये भी कितने से इंक्रीज हो जाएगा, 25। तो अपना जो फाइनल एन बनेगा, जो अभी एन है प्लस उसका 25%, मतलब 25/100 इंटू एन। कट करेंगे तो कितना बन जाएगा, 1/4। ये बन रहा है एन प्लस n/4, जो कि कितना आ जाएगा, 5n/4। एन पहले कितना था, 48 टर्न्स, इसमें रख दो 5/4 इंटू एन, जो कि 48। तो नंबर ऑफ टर्न्स अभी कितनी हो जानी चाहिए, 60 हो जानी चाहिए, तभी सेंसिटिविटी 25% से इंक्रीज हो। ऑप्शन 3 जो है इसके लिए क्या है, करेक्ट आंसर। आई होप सबको ये क्वेश्चन क्लियर होगा। चलो इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू बेटा।